उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर हमेशा सुर्खियों में रहा है और यहाँ किसानों की जो समस्याएं हैं वो लगातार चलती रही हैं। फिलहाल यहाँ पर किसान एकता संघ के द्वारा यमुना प्राधिकरण पर आंदोलन शुरू होने वाला है और हमारे साथ मौजूद हैं किसानों के मुद्दे पर खास बातचीत के लिए किसान एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग के सचिव चौधरी शौकत अली चेची। इनसे खास मुद्दों पर बातचीत करते हैं। शौकत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। तो पहला सवाल तो यही है, जो किसान एकता संघ है वो यमुना प्राधिकरण पर किन मुद्दों को लेकर, किन मांगों को लेकर आंदोलन करने जा रहा है और कब से आंदोलन होगा? देखिए, आंदोलन तो गौतम बुद्ध नगर में लगातार होते रहते हैं और किसान तो बेचारा बन करके देश में ही रह रहा है। समस्याएं अनेक है, समाधान कुछ भी नहीं। हमारा जो आंदोलन है वो 16 फरवरी को यमुना प्राधिकरण पर होगा, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं। बैकलीज है, आबादी बचाओ हमारा मुख्य एजेंडा है। 10% हो गया, मुआवजा बढ़ाने की प्रक्रिया है। 50% किसान के बेटों को और बेरोजगारों को नौकरी दी जाए, चाहे प्राधिकरण है या यहाँ जितने भी यहाँ कंपनियां चल रही हैं या मॉल वगैरह जो भी खुल रहे हैं। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं और लगातार पुरानी आबादियों को प्राधिकरण और सरकार दोनों मिलकर के लगातार तोड़ रही हैं। किसानों को बेघर किया जा रहा है और जब अपनी सच्चाई की आवाज किसान उठाते हैं तो उन पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता है। यही हमारे इशू हैं जो यमुना प्राधिकरण पे 16 फरवरी को जो है हल्ला बोल होगा। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर जो किसानों के संगठन हैं वो बड़ी संख्या में, दर्जनों की संख्या में हैं और हर बार देखा जाता है कि जो किसान संगठन अपने अपने स्तर से आंदोलन का ऐलान करते हैं, धरना होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, वार्ताएं होती हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद में एक तरह से जो संगठन है वो कहाँ गायब होता है, पता ही नहीं चलता। तो क्या इस बार भी ऐसे होगा? देखिए, आपका बहुत ही गंभीर बिंदु है ये, और ये हम सभी को समझने की जरूरत है, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों या फिर किसान संगठन हों। जब वोट का टाइम आता है तो हम जाति और धर्म में और गोत्रवाद में बट जाते हैं, हम अपने अधिकारों को नहीं समझ पाते। उसी का कारण है, उसका फायदा जो है ये सत्ता में बैठी जो तानाशाही सरकार है ये उसका फायदा उठा लेती है। और जब हम एकजुट होंगे, हम किसान बन करके जो है अपनी आवाज को उठा रहे हैं जिस तरीका से, उसी हिसाब से हम अगर वोट करें तो सरकारों तो घुटने पे आ जाएंगे, प्राधिकरण भी घुटने पे आ जाएगा। लेकिन समस्या वही बात आती है कि दारू की बोतल में, सूट साड़ी में और चंद रुपयों में और जाति धर्म और गोत्रवाद में अपनी वोट को जो है दे देते हैं, और जिसका लाभ जो है वर्तमान में जो सत्ता में बैठी सरकार है, चाहे वो प्रदेश में हो या केंद्र में हो, उसको लाभ मिल जाता है। तो वो इसकी इन गंभीर समस्याओं पे कहाँ ध्यान देंगे? वही कारण होता है। बाकी सभी संगठन जो है उनका एक ही मुद्दा है कि जो मैंने अभी बयान किया था उसी मुद्दे पर वो धरना देते रहते हैं, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे सभी फसलों पे एमएसपी की बात हो, वो मुद्दे उठते रहते हैं देश के कोने कोने में। लेकिन कारण वही है कि जब तक किसान बन करके वोट नहीं डालेगा, अपने अधिकार को नहीं समझेगा, तब तक हमें कामयाबी मुश्किल सी मुझे तो नजर आ रही है। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या हमें कामयाबी नहीं मिलेगी तो क्या किसान संगठन संघर्ष करना छोड़ दें? नहीं छोड़ेंगे, ये संघर्ष बराबर रहेगा, जारी रहेगा। आखिर देखना है कि कितनी सफलता इसमें मिलेगी या मायूसी मिलेगी, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। अच्छा, अभी बात एमएसपी गारंटी कानून की आई है और ये जो मांग है बहुत पुरानी हो चुकी है। किसान सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून देने की मांग कर रहा है और आंदोलन का जो दौर है वो चल रहा है फिलहाल। तो इस पे क्या कहेंगे आप, क्या आपकी रणनीति है? देखिए, रणनीति तो ये बराबर लगातार चली जाती है, खाली हमारा माननीय सूर्य प्रधान जी की ही आवाज नहीं है। देश के अंदर जितने भी संगठन है सभी की ये आवाज है, और ये आवाज अब से नहीं, देश आजादी से पहले से भी चली आ रही है। भाई सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून हो। एमएसपी का जो पहला कानून बना था 1964 के करीब में लगभग आसपास बना था, उसमें कुछ फसलें शामिल हुई थी
अब इस टाइम पर लगभग 28 के करीब फसलें हैं, जबकि 125 के आसपास में टोटल कुल फसलें हैं। अगर सभी फसलों पर एमएसपी हो जाता है, 2013 का जो है भूमि अधिग्रहण लागू हो जाता है, तो किसान की लगभग 70% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और किसान जो है संपन्न हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। बाकी तो व्यापारी प्रधान देश हमारा भारत बन गया है इस बीजेपी सरकार में। अच्छा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में बजट पेश किया है। इसमें कई चीजें सस्ती भी हुई हैं, तो क्या मानते हैं किसानों की बल्ले बल्ले हो रही है? किसानों को तो बैकफुट पर धकेल दिया। कृषि बजट तो इन्होंने घटा दिया है, शिक्षा का बजट इन्होंने घटा दिया है, और अभी जो है अब मैं एक बिंदु और जोड़ देता हूं। अभी ट्रेड डील अमेरिका से चल रही है, जो 56 इंची सीना मोदी जी का बताया जाता है, वो 56 इंची सीना नहीं है, वो 26 इंची सीना है। अच्छा, ट्रेड डील को तो हम बाद में कहेंगे, बजट की बात चली। तो ये बताइए, जो बजट है, क्या उसमें आपने पहले भी हमने कई बार आपका इंटरव्यू लिया है, तो आपका जो ये कहना है, जो किसान को खाद है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, यूरिया और ये दूसरी जो बीज है वो पर्याप्त मात्रा में, कुछ ही मतलब 2 या 3 कट्टे मिलते हैं, तो क्या इस बजट में ऐसा कुछ प्रावधान, कुछ राहत किसान को दी है? देखिए, मैंने अभी जवाब दिया है कि कृषि का तो बजट ही घटा दिया है इस केंद्र सरकार ने। और एक बयान मैंने जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो बयान दे रहे थे उसमें संसद के अंदर कि भाई हमने जो है किसानों को 14 करोड़ का जो है हमने मुआवजा दिया है फसल बर्बादी का, और उसमें 79 लाख किसान शामिल किए गए हैं। तो अगर उसका हिसाब लगाया जाए मोटा मोटा, तो 15 रुपए पर किसान पड़ रहा है मुआवजा। तो ये इस भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। जब पिछले साल जो बाढ़ आई थी, और जो चीन की तरफ से जो अथाह पानी आया था, जो जिसमें जो है ये हमारे बांध भी टूटे थे, वहाँ पाकिस्तान की तरफ भी पानी गया था, तो पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। पूरी पंजाब लगभग अंदाजा ये है कि 60% के करीब जो है किसान वहाँ का पंजाब का बर्बाद हुआ था, फसल चौपट हो गई थी। तो शिवराज चौहान जी यहाँ से गए थे फोटो खिंचवाने के लिए, और वो जो है गन्ने के पेड़ के साथ में खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे थे। तो गन्ने के पेड़ की लंबाई लगभग 10 फुट होती है, धान के लंबाई जो होती है वो 4 फुट और लास्ट करके 5 फुट होती है। तो ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है, इससे कोई उम्मीद नहीं करी जाती। चाहे खाद डाई बीज की बात करें, नकली खाद नकली डाई मिल रही हैं और उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है। अब जो बजट बनाया है उसमें बजट में जो है पहले 50 किलो का बैग जो है यूरिया का वो 45 कर दिया, अब 40 कर दिया है, और रेट उसका वही है। नकली दवाइयां मिल रही हैं और वो भी महंगी मिल रही हैं। बीज की कोई पाबंदी की कोई गारंटी नहीं है। किसान लाठियां खाता है एक एक बैग के लिए। महिला किसानों को भी जेंट्स पुलिस ने पीटा है, ये परिस्थिति आई है। और रहा बात उसका राहत का, कि लगभग 14 लाख करोड़ रुपए के आसपास में जो है किसानों की फसल और जान माल की बर्बादी होती है हर वर्ष। और किसानों को अनुदान राशि के तौर पे जो देते हैं वो ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि उनको अपमानित किया जा रहा है 6,000 रुपए दे करके। आवारा पशुओं की चाहे हम बात कर लें, चाहे हमारे सरकारी कांटों की बात कर लें, उस पर तुलाई नहीं होती। इस पर 15 के करीब लगभग शर्तें लगा रखी हैं, और वो पेमेंट भी जो है कई कई महीने तक नहीं मिलती है, और नाम मात्र की। यानी कि जब 2020 और 21 में जो किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ जो धरना दिया था, उसमें एक मांग उठाई है सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून दी जाए, लेकिन उसमें अब तक लगभग 14% ही एमएसपी पे खरीदारी किसानों की होती है। बाकी तो औने पौने दामों में व्यापारी वर्ग खरीदता है। तो किसान बेचारा है, वो अपने दर्द को लेकर के जिस हिसाब से जागता है उसी दर्द को लेकर के सो जाता है, उसकी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। यानी आपका यह मानना है कि जो बजट है उसमें किसानों को कोई सहूलियत नहीं मिली है, कोई राहत नहीं मिली है। अब से पहले भी किसान अपनी आवाज उठाता चला आ रहा है, अब की बार इन्होंने बजट को कम कर दिया है। तो अब कहाँ उम्मीद हम कर सकते हैं। चाहे यूरिया की हम बात करें, पहले यूरिया बाहर से आता था, वो यूरिया जो है चीन ने करार तोड़ दिया। तो देश के अंदर तो लगभग 5-6 के करीब कंपनियां हैं, और जबकि बताया जाता है कि भी 15 करोड़ के आसपास में किसान है देश में, जबकि किसानों की संख्या कहीं अधिक है।
और उनके समय पर ना उन्हें बीज मिलता है, ना डाई मिलती है और ना दवाई मिलती है, और मिलते भी हैं तो नकली मिलती हैं। लाठियां खाता है, गालियां खाता है, पैसे देने के अनुसार भी जो है किसानों को अपमानित किया जा रहा है। जबकि कहा जाता है कि भाई किसान तो हमारा भगवान का स्वरूप है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि भाई किसान जो है धरती पर भगवान का स्वरूप है। तो भगवान के स्वरूप को तो अपमानित किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। अच्छा, अभी जो बात आई है, जो भारत और अमेरिका के बीच में कुछ जो व्यापारिक समझौते हैं उनकी खबरें आ रही हैं, और उनमें जो भारत के किसान हैं उनको लेकर भी कई तरह की अफवाह भी हैं। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हम इसको अफवाह नहीं कह सकते, क्योंकि मोदी जी का जो सिस्टम है, मोदी जी कहते कुछ हैं, यानी खाने के दांत और दिखाने को और। माननीय मोदी जी ने ही कहा था कि भाई 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो आय तो दुगनी हुई नहीं, आय आधी रह गई और लागत दुगनी हो गई। ट्रेड डील की आपने बात करी है अमेरिका से, अब वो पता नहीं क्या दबाव है क्या नहीं है, वो तो एक बहुत गंभीर बिंदु है, उसे समझना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, जो मैं देख पाया हूं, कि लगभग 45 लाख करोड़ रुपए की ये ट्रेड डील हुई है, जिसमें खाद्यान्न मुख्य बिंदु है। अगर खाद्यान्न यहाँ आता है कृषि प्रधान देश में, तो यहाँ के किसानों की हालत तो पहले ही पस्त है। लगभग 12,000 के करीब किसान जो है आत्महत्या कर लेता है एक वर्ष में। अगर वो ट्रेड डील सफल होती है, हालांकि उसमें समय लगेगा, सफल तो वो हो चुकी है, कि जिस तरीका की जो है वो उधर से विदेशों से ये चीजें आ रही हैं। वहां के जो सचिव सेक्रेटरी है, महिला है, वो कोई क्या नाम है, और ट्रंप साहब के भी एक बयान आए हुए हैं कि इस तरीका के धमकी भरा बयान है। तो हमारे ऊपर तो जो है क्या लग रहा है कि 18% का टैक्स लग रहा है, जबकि मनमोहन सरकार में तो 3% से भी कम टैरिफ था, और 56 इंची सीने में 18% का टैक्स हो गया, और जो उधर से खाद्यान्न आवेगा वो जो है 0% पे आ रहा है। अब मेरा कहने का मतलब मुख्य बिंदु दूसरा भी है कि जब 45 लाख करोड़ रुपए का आयात अमेरिका से होगा, और हमारा बजट कितना है साल का, लगभग 55 लाख करोड़ रुपए के करीब का, तो क्या होगा देश का? तो किसान तो ये समझो कि किसान तो एक किस्म से भिखारी बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज ये है कि रूस से जो हमारा तेल आ रहा था, वो तेल जो है वो करार जो है बंद हो गया है भारत का। अब अमेरिका से तेल खरीदा जाएगा, तो वो वर्ष में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का महंगा तेल भारत में आएगा। तो इसकी महंगाई और बढ़ेगी यहाँ पर देश में आकर के, तो उसका बोझ भी किसान पर भी आकर के पड़ेगा। तो ये तो बहुत गंभीर बिंदु है, और इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा किसान को प्रभावित करेगा। आज की डेट में लगभग 60% किसान जो है खेती छोड़ने पर मजबूर है। उसका कारण यही है कि उसकी जो है लागत का मूल्य नहीं मिलता, उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती, और उसको सुविधाएं नहीं मिलती, और उसको अपमानित किया जाता है। अगर वो धरना प्रदर्शन करता है तो उस पर लाठियां मार मार करके और संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करके उनके खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी आतंकवादी न जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो ये समस्या बहुत ही गंभीर है। इसमें कहीं ना कहीं किसान, बहुत सारे बुद्धिजीवी किसान गंभीर भी हैं, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक तूल पकड़ता भी नजर आ रहा है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी ये मुद्दा संसद में उठाया, जैसे सत्र चल रहा है, और किसान संगठन भी इसमें जो है जगह जगह आवाज उठा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये एक बड़ा आंदोलन का रूप ले ले, अगर केंद्र सरकार ने इस करार को रद्द नहीं किया तो। अच्छा, कुछ दिन पहले जैसे खबर आई थी, अमेरिका ने जो भारत के जो काफी चीज ऐसी वस्तु थी जो यहाँ से अमेरिका के लिए निर्यात होती थी, उन पर बहुत भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। और अब जो खबरें आ रही है वो टैरिफ है बहुत घटा के बहुत कम कर दिया। तो इससे जो भारत के जो उत्पाद है, जो निर्यात है, एक उसको बहुत मजबूती नहीं मिलेगी क्या? जो व्यापार है भारत का, वो भी तो एक बहुत उसको मजबूती मिलकर विदेशी मुद्रा भी आएगी। नहीं नहीं नहीं, वो बिंदु जो है ना, मेरे बिंदु पे ध्यान दो ना आप, कि जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो जब 3% का टैरिफ था अमेरिका से, और अब जो है, अब जो टैरिफ बढ़ाया है ट्रंप ने मोदी सरकार में, वो 18% का कर दिया। और जो वहां से 45 लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का जो आयात होगा, जिसमें मुख्य जो है खाद्यान्न है, उसमें उससे दूध से संबंधित है, अनाज से संबंधित है, फल सब्जी से संबंधित हैं, और उसमें जो है
काजू पिस्ता बादाम वगैरह ये सारी चीजें उसमें मिक्स हैं, उनमें कुछ प्रोजेक्ट मिक्स होकर के आ रहे हैं, कुछ प्योर हो रहे हैं। और एक चीज और भी इसमें मैं जोड़ देता हूं कि उसमें लिमिट नहीं है। 45 लाख करोड़ रुपए का जो आयात होगा अमेरिका से, उसमें लिमिट भी नहीं है कि उसको अपने सुविधा के अनुसार जो है उसको अमेरिका बढ़ा सकता है। तो ये सबसे बड़ा बोझ तो किसान पर पड़ेगा, इसकी मार किसान झेलेगा। किसान तो पहले ही बेचारा बन के खड़ा हुआ है। तो ये एक भ्रम है, क्योंकि गोदी मीडिया में बैठ करके लोग जो है इस तरीका की बात करते हैं। गोदी मीडिया को तो बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं, वो सत्ता पक्ष के फेवर में बयान देते हैं। लेकिन जब हम गहराई और गंभीरता से समझेंगे, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का वादा था मोदी जी का, लेकिन आय तो दुगनी हुई नहीं, वो लागत दुगनी हो गई और आय आधी रह गई। और महंगाई सर आसमान पर चली गई। 35 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल बेचने की बात करते थे मनमोहन सरकार में कि भाई इसको हटाओ, हमें दो, हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे। और आज डीजल पेट्रोल जो है 100 का आंकड़ा छूने की कोशिश कर रहा है। और ये भी मैं बता दूं कि ये डील जो है इसका असर जो है लगभग 1 साल के बाद में होगा। और ये डॉलर भी 100 पर जाएगा, डीजल पेट्रोल भी 100 पर जाएगा। महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी और रोजगार भी कम होंगे। रोजगार पहले ही अब हैं और रोजगार बेरोजगारी और बढ़ेगी। अच्छा, एक आखिरी और राजनीतिक सवाल। आप समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के उत्तर प्रदेश सचिव भी हैं, तो ये बताइए कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है। और बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ पर क्या किसी मुस्लिम को भी प्रत्याशी बनाने की कोई योजना पर विचार है। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है, दादरी है, जेवर है, नोएडा है, क्या कहेंगे। बहुत ही गंभीर आपका बिंदु है। देखिए 2027 में मैंने पहले आपने मुझसे सवाल पूछा था इंटरव्यू में, और मैंने बताया था कि हमारी रणनीति चल रही है अंदर खाने। अगर कोई भी पार्टी मुस्लिम को अगर प्रत्याशी नहीं बनाएगी तो निष्पक्ष हम प्रत्याशी खड़ा करेंगे। हमारी टीम अंदर खाने काम कर रही है। और अगर पार्टी कोई भी लाती है, समाजवादी पार्टी अगर किसी मुस्लिम चेहरे को एक को भी लाती है तो उस पर हम पूरी तरीका से विश्वास करेंगे और सपोर्ट करेंगे सबका। अगर ऐसा नहीं होता है और कोई भी पार्टी नहीं ले आती है तो फिर एक प्रत्याशी हर सीट पर, यानी तीनों सीटों पर एक प्रत्याशी होगा। हम अपनी वोटों को अपने आप डालेंगे। बहुत दिन हो गए, क्योंकि अच्छी खासी जनसंख्या मुसलमानों की गौतम बुद्ध नगर में है और जनसंख्या भी लगभग 2.5 लाख से ऊपर है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं जो यहाँ विरोधी जो नेता होते हैं, जो वो चाहते हैं कि भाई यहाँ मुस्लिम चेहरा कोई खड़ा नहीं हो, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में तो किसी भी पार्टी में कोई मुस्लिम नेता है ही नहीं, कोई चेहरा ही नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि बस ये जो झंडा उठाएं, नारे लगाएं और हमारी सपोर्ट करें। अब की 27 में जो है कोई ना कोई नया एक समीकरण बनेगा और एक नया मैसेज आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या किसानों से अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए मैं एक बिंदु और जोड़ देता हूं कि 2027 का जो चुनाव आ रहा है उसमें जो है अलग अलग पार्टियां अपना अपना दम भर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नया खेल होने जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और भाजपा साम दान दंड भेद सारी प्रक्रिया वो अपनाती है। वो नए तरीके से चुनाव जीतने की प्रक्रिया बनाएगी और उसमें कुछ भी हो सकता है। तो विपक्षी पार्टियों को जो है सतर्क रहने की जरूरत है और एकता पे ज्यादा जोर दे, ना कि जाति धर्म विशेष पर जोर दे। कि जितने भी विरोधी वोटर हैं या विरोधी पार्टियां हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं, वो एकजुट होकर चुनाव लड़ें 2027 में, तो कामयाबी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आपका सवाल है कि किसान संगठनों के या किसानों के लिए कोई मैसेज, मैं सभी देशवासियों से और खासकर किसानों से यही कहूंगा कि हम करें आपस में प्यार, तरक्की हो जाएगी। झूठ गुमराह नफरत तो वह चीज है, इंसान तो क्या पत्थर को भी खा जाएगी। कि किसानों को समझना चाहिए कि जाति धर्म गोत्र से हट करके वो अपने अधिकार को समझें। किसानों की हालत बहुत पस्त है। यहाँ गौतम बुद्ध नगर में तो आए दिन इस तानाशाही चल रही है। अथॉरिटी और सरकार द्वारा पुरानी 50-60 साल पुरानी आबादियों को तोड़ दिया जाता है, बसे हुए गांवों को तोड़ दिया जाता है। चाहे अनंतपुर की हम बात करें, चाहे हम बड़ौली की बात करें, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, गांव हैं जिनको पुराने
100 साल से भी वो बसे हुए हैं, उनको तोड़ दिया जाता है विकास के नाम पर। तो अपने अधिकार के लिए एकजुट होने की जरूरत है, बारीकियों में जाने की जरूरत है, गोदी मीडिया से दूर रहें। यूट्यूब चैनल, विजन लाइव जैसे चैनलों पर जो जाएं और उनमें सच्चाई कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं, चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे प्रसून वाजपेयी हो, चाहे उसमें रवीश कुमार है, ऐसे सैकड़ों पत्रकार हैं। विजन लाइव में इलियास भाई हैं जो सच्चाई को दिखा देते हैं और जनता के हक अधिकार की आवाज उनमें से निकलती है। तो ऐसे चैनलों पर अपना फोकस रखें, गोदी मीडिया से दूर रहें। नेशनल चैनलों पे कुछ नहीं, वो बयानबाजी चलती रहती है। और मैं खासकर एक बात और भी कहूंगा कि जो विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता हैं उन्हें जनता के बीच में जाना चाहिए, ना कि वो टीवी डिबेट में जाकर अपना जो है लोकप्रियता चमकाएं। इससे केवल सत्ता पक्ष को लाभ मिल रहा है, ना कि विपक्ष को लाभ मिल रहा है। हक अगर अधिकार सभी के सम्मान या संविधान का पालन करते हुए, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनका अगर पालन करना है, जनता की अगर आवाज को बुलंद करना है, तो वो जनता के बीच में जाएं, उनके मुद्दों को उठाएं, उनकी समस्याओं को सुनें। बस यही मैं कहना चाहता हूं। विजन लाइव न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आशा करता हूं कि आपका चैनल इसी तरीका से आगे बढ़ता रहे, क्योंकि आप किसान, गरीब, मजदूर, असहाय लोगों की आवाज आपके चैनल के माध्यम से सत्ता पक्ष और विपक्ष तक पहुंचती है और वो कहीं ना कहीं उसको गंभीरता से लेते हैं। मैं ऐसी ही आशा करता हूं। तो ये थे चौधरी शौकत अली चेची, किसान एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग के सचिव। इनसे हमने कई मुद्दों पर बातचीत की, बजट को लेकर भी, और जो भारत अमेरिका के बीच जो व्यापारिक समझौते की बात आ रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे और राजनीतिक मुद्दों पर बात की। तो इनका ये जो साफ कहना है कि किसान एकता संघ है वो आगामी 16 फरवरी को यमुना प्राधिकरण पर एक बड़ा आंदोलन करेगा। उसमें जो भूमि अधिग्रहण को लेकर, बैक लीज को लेकर और जो प्लॉट संबंधी मांग है, उन तमाम मुद्दों को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साफ कहना है कि ये एकजुट होकर ही ये लड़ाई लड़ी जा सकती है और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।